हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सिविल कैरियर टेक 101 को सपोर्ट करते रहें और अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते रहें। दोस्तों, अगर आप किसी जैसे स्टेट जेई है या आरआरबी जेई है, टेक्निकल एग्जाम की या नॉन टेक्निकल एग्जाम की, जैसे किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पैट, या आप हरियाणा पुलिस की, या दिल्ली पुलिस की, या आप एसएससी के किसी भी नॉन टेक की, या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से आपको फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं तो जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम टॉपिक बात करेंगे प्रेशर की। फिजिक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें टॉपिक मैंने लिया है प्रेशर। कि प्रेशर होता क्या है, दाब क्या होता है और दाब को कैसे मेजरमेंट करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कि अब हम बात करेंगे प्रेशर की। तो प्रेशर का जो होता है, प्रेशर क्या होता है बताइए? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। यानी कि प्रेशर जो आपका होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि इसकी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की होती है न्यूटन और आपकी एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या अगर हम एमएम में लेंगे तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर जो होता है, मान लो किसी बॉडी पर या किसी पिंड पर हम जब फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि मानिए कि यहाँ पर जो बात करूँगा मैं वो करूँगा तरल पदार्थ की, जैसे फ्लूइड है, सॉरी, जो जैसे आपका ऑयल है, वाटर है या गैस है। जब हम किसी वाटर पर आप प्रेशर लगा रहे हो तो उस वाटर के अंदर से एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स जनरेट होता है, तो उसी को हम प्रेशर कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो किसी भी पात्र में अगर आपका जो द्रव रखा हुआ है किसी कंटेनर में, जैसे कि आपका कोई कंटेनर है, ये आपका कोई कंटेनर है और इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, तो इस द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में या इस कंटेनर पर क्या है, बल लग रहा होगा। जिस पर यूनिट एरिया पर फोर्स लग रहा होगा उसी को हम कहते हैं प्रेशर। चलिए देखते हैं प्रेशर का जो क्वथनांक, हम देखेंगे गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है। एक सेकेंड। प्रेशर का जो गलनांक एवं क्वथनांक गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो? गर्म करने पर यदि पदार्थ का आयतन बढ़ जाए तब दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम है, घी है आदि। अगर हम गर्म करने पर यदि किसी पदार्थ का आयतन, अगर उसके आयतन में अगर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गलनांक बढ़ जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे? गलनांक बढ़ जाता है। कब? जब आप उसके ऊपर दाब लगाते हैं। जैसे मोम है, घी है आदि एग्जाम्पल हैं गलनांक के। ये क्या है? प्रेशर का प्रभाव है। चलते नेक्स्ट। यदि गर्म करने पर पदार्थ का आयतन बढ़ जाए, यदि गर्म करने पर आयतन बढ़ जाए, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ है या बिस्मत है या लोहा है। गर्म करने पर पदार्थ का आयतन बढ़ जाए, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम हो जाए, जैसे बर्फ है, स्मिथ है। तो ये क्या है? गलनांक के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल। अब मैं बात करूँगा क्वथनांक पर प्रभाव कैसे पड़ता है।
कि सभी पदार्थों का दाब बढ़ाने पर उनका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर जो भी पदार्थ है, सभी पदार्थ दाब बढ़ाने पर उनका क्या है, क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे साधारण वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, परंतु 2 गुना दाब करने पर क्वथनांक 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर आपका जैसे जनरली देखा होगा, साधारण टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, उस पर अगर आप दाब लगाते हो, सॉरी, हाँ, वायुमंडलीय दाब लगाते हो, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्वथनांक का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर बॉयल होने लगता है, कोई भी पदार्थ जिस पॉइंट पर आपका बॉयल होने लगता है उसी को क्वथनांक कहते हैं। परंतु 2 गुना दाब करने पर क्वथनांक 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब इसका दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है? दैनिक जीवन में जो प्रेशर है, प्रेशर का क्या इम्पोर्टेंस है? पहाड़ों पर, देखिए पहला पॉइंट है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वो किसके कारण होती है? प्रेशर के कारण। और दूसरी है, वायुयान में बैठे यात्री को श्वसन में कठिनाई होती है। और तीसरी है, फाउंटेन पेन से स्याही का रिस जाना या अधिक ऊंचाई पर नाक से खून निकलना। ये किसका कारण है? प्रेशर का कारण है। तो ये दैनिक जीवन में एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल्स ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। बताइए पहाड़ों पर खाना बनाने में क्यों कठिनाई होती है? और ऑप्शन में दे देगा टेम्परेचर के कारण, या प्रेशर के कारण, या फोर्स के कारण, या नन ऑफ द एबव। तो इस तरह से आपको ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, प्रेशर के कारण। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है? अब वायुमंडलीय दाब होता क्या है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर के द्वारा जो हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब की जो वैल्यू होती है 1.01.30 पास्कल होती है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या कह रही है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों द्वारा वायुमंडल बनता है, जो हम सभी पर अत्यधिक दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो मैंने अभी बताया था वही डेफिनेशन में है। अब ये नीचे देखिए क्या है, वॉन 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 ग्यूरिक क्या होता है? वॉन ग्यूरिक ने पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना की थी। जो वायुमंडलीय दाब की जो गणना की थी, सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे? वो थे वॉन ग्यूरिक थे, जिन्होंने इसकी क्या की थी? गणना की थी। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर वायु दाब लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। समझे? यानी कि जैसे जैसे आप हाइट पर चलते चले जाओगे, और तो आपका क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। इन्होंने बताया कि 110 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आपका 1 सेंटीमीटर दाब कम हो जाता है। ओके, चलते नेक्स्ट क्या है। अब वायु दाब मापी, जो वायुमंडलीय दाब को जो मेजरमेंट करने के लिए किस मापन यंत्र का उपयोग करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु उपकरण, जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम वायु दाब मापी कहते हैं। फोर्टिन ने इस यंत्र को बनाया था। फोर्टिन ने वायु दाब मापी यंत्र को बनाया था, और ये क्या है? वायु दाब मापने का यंत्र है। फोर्टिन को बैरोमीटर भी कहा जाता है। फोर्टिन जो इंस्ट्रूमेंट है वायु दाब मापने का, इसको हम बैरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो टू द पॉइंट होंगे, आपके एग्जाम में यही पॉइंट पूछे जाते हैं। इन्हीं पॉइंटों को ऑप्शन में बना देते हैं। वायु दाब मापी की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जो वायु दाब मापी यंत्र है, इसकी सहायता से हम मौसम का पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि मौसम हमारा कैसा है और कैसे रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए
ये क्या है? निर्द्रव वायुदाबमापी। ये क्या है? निर्द्रव वायुमापी एनोरॉयड वेरोमीटर। एनोरॉयड वेरोमीटर। ये क्या होता है? किसी द्रव का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें। इसमें किसी द्रव का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं निर्द्रव वायुदाबमापी। आकार काफ़ी छोटा होता है। निर्द्रव जो वायुमापी होता है उसका जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ओके। इस सिद्धांत पर बनने वाला ऊंचाई इस सिद्धांत पर बनने वाला ऊंचाई नापने का यंत्र तुंगतामापी कहलाता है। यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीमीटर कहते हैं। ऊंचाई मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर का करते हैं। और अल्टीमीटर में क्या अल्टीमीटर जो होता है वो उसमें क्या है? कोई दाब कोई द्रव नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। कि मानक वायुमंडलीय दाब क्या होता है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू पर जो आप वायु दाब को मापते हैं वो कौन सा द्रव है? वो है पारा है। पारे का 76 सेंटीमीटर ऊंची नली का दाब। ये क्या है? यानी कि जो आप इसमें एक पारा फिक्स हो गया। पारा जिस द्रव का यूज कर रहे हो, और इसकी हाइट जो इस इंस्ट्रूमेंट में जो नली लगी होती है उसकी हाइट 70 सेंटीमीटर। ये क्या? स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड का मतलब मानक, जो कि बदली नहीं जाती है। ओके। तो इसमें देखिए ए 1 एटीएम के बराबर होता है। एटीएम का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटीएम जो होता है वो होता है 10129.2.8 पास्कल, या हम 101.3 किलो पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल का मतलब क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही आप क्या बोल देते हो? पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। ओके। तो ये रहा आपका मानक वायुमंडलीय दाब क्या होता है। इसमें यहाँ से आपका क्वेश्चन देखो, मैं बताऊंगा आपको यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कहाँ से होता है। ये होता है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, राइट। और एक यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। इसी तरह से इसमें आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि ये बेसिक साइंस है, बेसिक फिजिक्स है। तो ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? आपका जो कंपटीशन है वो एग्जामिनर से है, ना कि आपसे खुद से। एग्जामिनर क्या सोचता है, क्या क्वेश्चन रखता है, तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें और इनको अपने माइंड में नोट करते जाएं। और हो सकता है तो आप अपनी कॉपी बना लें एक, जिसमें आपको फिजिक्स के नोट्स सारे मिल जाएंगे, सारे टॉपिक वाइज होंगे, और आपको लास्ट टाइम पर एग्जाम के टाइम पर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने नोट्स उठाओ अपनी हैंड राइटिंग में और पढ़ते जाओ, रीड करते जाओ और अपने एग्जाम को दे दो। मैं आपको 100% श्योर कहना चाहता हूँ, अगर आप इतना कंटेंट क्रिएट करके गए तो आपका फिजिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जो मैं इस लेक्चर वीडियो में और आने वाले वीडियो में मैं जो बताऊंगा आपको, इस यूट्यूब पर आपको बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो जो मिलेंगी, आप बस देखते जाइएगा, अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। अब मैं बात करूंगा प्लवन की, यानी कि फ्लोटेशन की बात करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब क्या है? कोई बॉडी अगर आपकी किसी द्रव में जब तैरती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लवन क्या होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट। जब आपकी कोई बॉडी या कोई पिंड, जैसे आपका शिप है या नाव है, उसमें किसमें द्रव के ऊपर तैर रही है, तब द्रव के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है उस बॉडी पर, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावक फोर्स बोलते हैं, या ये फ्लोटेशन फोर्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्लवन। प्लवन फ्लोटेशन क्या होता है तो देखते हैं।
इससे कुछ मिलती जुलती आपकी शब्दावलियाँ हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, इनको पढ़िए। और यहाँ से टर्मिनोलॉजी से ही आपके क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाते हैं। मैं 100% श्योर कह रहा हूँ कि आप अगर इस तरह से आप अगर अपने फेयर में या अपनी नोटबुक में नोट करते गए, उनको बार बार रिवाइज किया, तो आपके फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन बचने से नहीं रहेगा। और इस लेक्चर वीडियो में जो आपका प्रेशर है और फ्लोटेशन है, प्लवन है, यहाँ से कोई क्वेश्चन, यहाँ के अलावा कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। फ्रेम हो जाएगा तो इसी के बेस पर होगा। चलिए देखते हैं प्लवन होता क्या है। ओके, कि प्लवन होता क्या है। किसी वस्तु के किसी भी द्रव पर तैरने को प्लवन कहते हैं। कोई वस्तु है किसी द्रव पर तैर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लवन कहेंगे। प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उत्प्रेक्ष पर निर्भर करती है। उत्प्रेक्ष पर निर्भर करती है, उसके भार पर डिपेंड करेगी। यानी कि उस बॉडी के द्वारा जो फोर्स कितना डिस्प्लेस होगा वो उस बॉडी के वेट पर ही डिपेंड करेगी। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका है उत्प्लावन बल, बायोंट फोर्स क्या होता है। बायोंट फोर्स क्या होता है, किसी वस्तु के, बायोंट फोर्स होता क्या है, किसी वस्तु के किसी द्रव पर तैरने को प्लवन कहा जाता है। अभी मैंने जो आपको बताया था, प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उत्प्रेक्ष पर निर्भर करता है। भार तथा उसके उत्प्रेक्ष पर निर्भर करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि उत्प्रेक्ष जो होता है द्रव का गुण जिसके कारण वस्तु ऊपर की ओर बल लगाती है। और ये जो बॉडी ऊपर की ओर बल लगाती है, जो ये सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, आर्किमिडीज ने सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया था। आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम जल के उत्प्रेक्ष का अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि अगर कोई बॉडी किसी द्रव पर तैर रही है तो वो द्रव के द्वारा जो उस बॉडी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं फ्लोटेशन फोर्स बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या है, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। मान लो कोई वस्तु अगर किसी पानी पर तैर रही है तो वो अपना भार को आभासी शून्य को फील करेगी। अगर मान लो कोई खिलाड़ी है या मैं हूँ, अगर किसी पानी में या वाटर में अगर मैं तैर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अपना वेट शून्य लगेगा तैरने वाले को। तो इसका नियम क्या होता है, प्लवन का नियम क्या था, देखिए प्लवन का नियम क्या था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का नियम क्या है, संतुलित अवस्था में वस्तु अपने भार का जितना ही द्रव विस्थापित करती है, जितना उसका खुद का वेट होता है। मान लो कोई वस्तु है आपकी, जैसे शिप है, अगर किसी जैसे समुद्र है, सी में या किसी रिवर में अगर शिप उसके ऊपर फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, तो वो उतना ही पानी को डिस्प्लेस करेगी जितना उस शिप का वेट होगा। ये क्या है, प्लवन का नियम कहता है। ओके, द्रव में आंशिक रूप से डूबकर तैरने वाली वस्तु के लिए, अगर कोई वस्तु आंशिक रूप से डूब रही है, यानी कि आधी डूब रही है और आधी बाहर निकली हुई है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है क्या है, वस्तु का घनत्व बटे द्रव का घनत्व, यानी कि उस वस्तु का घनत्व बटे द्रव का घनत्व, यानी वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन, ये इक्वल होता है। अब यहाँ से आप अननोन वैल्यू को आयतन निकाल सकते हैं। वस्तु का कुल आयतन, अगर वस्तु का द्रव में डूबा हुआ भाग अगर आपको पता है, द्रव का घनत्व पता है, अगर वस्तु का घनत्व पता है, ये इक्वल हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से आप अननोन वैल्यू को निकाल सकते हो। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। उदाहरण क्या है, लोहे का जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का जो जहाज है पानी में तैरता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है
और जो लोहे की कील होती है उसका सरफेस एरिया कम होता है, इसीलिए वो तैरती है, क्या शिप तैरता है और लोहे की कील डूब जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है, एक कारण ये भी है क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, और जो आपकी स्टील की जो रॉड होती है, इस्पात की जो रॉड होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जीवन रक्षा पेटी व पनडुब्बी, पनडुब्बी है, जीवन रक्षा पेटी है, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। राइट। अब जैसे एक इसका एग्जांपल और है कि जब बर्फ पानी में तैरता है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10वां भाग पानी के ऊपर, 9/10वां भाग पानी के नीचे दबा रहता है। यानी कि 1/10 पार्ट ऊपर रहेगा और 9/10 भाग नीचे रहेगा। ये किसकी वजह से? उत्प्लावक बल की वजह से और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आपका देखो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाएगा। आपके एग्जाम्पल से फ्रेम बहुत होते हैं क्वेश्चन, भले ही आपके उसके फॉर्मूले से ना पूछे, बट यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। आपके नॉर्मल होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि उत्प्लावक बल वस्तु के भार में आभासी कमी, वस्तु को द्रव में डुबोने पर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ये क्या कहलाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। ओके। अब इसमें कुछ देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, यदि वेट ठोस का भार W है वो ग्रेटर देन है बायोंस फोर्स से, तो परिणामी बल नीचे की ओर नीचे होगा और वस्तु द्रव में डूब जाएगी। अगर जो ठोस भार है, वस्तु का जो वेट है, अगर ज़्यादा है बायोंस फोर्स से, तो वस्तु क्या होगी? पानी में डूब जाएगी। वस्तु के पदार्थ का घनत्व ज़्यादा है द्रव के घनत्व से, इसका ये कारण हो सकता है। वस्तु के पदार्थ का घनत्व अगर ज़्यादा है द्रव के घनत्व से, तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। और दूसरे क्या है? यदि W जो वेट है जिस बॉडी का, वो बायोंस फोर्स के बराबर है, तो द्रव वस्तु में पूरी तरह डूबती हुई तैरती रहेगी, पूरी तरह डूबती हुई तैरती रहेगा। परिणामी बल शून्य होगा। वस्तु के पदार्थ का घनत्व द्रव का घनत्व के इक्वल हो जाएगा। ये दो कंडीशन हो गई आपकी। पहली कंडीशन में क्या था कि वेट जो ठोस का भार है वो बायोंस से ग्रेटर है, और दूसरी कंडीशन है यदि जो वेट जो भार है ठोस का वो बायोंस के इक्वल है, और थर्ड कंडीशन है आपकी कि यदि वेट लेस देन है बायोंस से, तो क्या होगा? देखिए, वस्तु को पूरी तरह द्रव में डूबकर छोड़ने पर वस्तु धीरे धीरे ऊपर की ओर आना प्रारंभ कर देगी। बी यानी कि बायोंट का मान उत्प्लावक बल से कम होना शुरू हो जाएगा, और वस्तु का अंश जो है द्रव के तल से तब तक ऊपर निकलता रहेगा जब तक कि W की वैल्यू आपकी बायोंट फोर्स के बराबर ना हो जाए, W की वैल्यू V के इक्वल ना हो जाए। ओके, तब तक ये बनी रहेगी। तो ये था क्या? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। अब इसके जो फ्लोटेशन के कुछ निष्कर्ष थे, वो निष्कर्ष क्या है? किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व वायु में ठोस का भार बटे जल में ठोस के भार में कमी। तो ये उसका आपेक्षिक घनत्व निकालना चाहोगे तो वायु में ठोस का भार बटे जल में ठोस के द्रव के भार में कमी, ये इसका फॉर्मूला है। इसे भी नोट कर लेना। अगर द्रव का आपेक्षिक घनत्व, अभी हमने ठोस का आपेक्षिक घनत्व निकाला था, अब ये द्रव का आपेक्षिक घनत्व है, यानी कि द्रव के भार में
द्रव में कमी, द्रव के भार में जल में कमी, तो ये क्या कहलाएगा, आपका द्रव का आपेक्षिक घनत्व आप निकाल सकते हो। राइट। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे सरल वायु, अब यहाँ पे क्या है, द्रव दाब व आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित उपकरण हैं। द्रव दाब व आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित उपकरण हैं। देखते हैं क्या है। द्रव दाब मापी, जिसे आप हाइड्रोमीटर बोलते हो। द्रव मापी, जिसे आप क्या बोलते हो, हाइड्रोमीटर बोलते हो। क्या बोलते हो, हाइड्रोमीटर बोलते हो। ओके। द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है व उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। किसे, हाइड्रोमीटर से। द्रव का विशिष्ट गुरुत्व निकाल सकते हैं यहाँ से, उसकी प्योरिटी यानी कि शुद्धता की जांच की जा सकती है। इस यंत्र द्वारा आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग कर द्रवों का घनत्व की गणना की जा सकती है। आपकी दो चीज़ें की जा सकती हैं, क्या क्या, कि विशिष्ट गुरुत्व निकाल सकते हैं, दूसरा उसकी शुद्धता निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग कर द्रवों का घनत्व भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो तीन चीज़ें आप यहाँ से फाउंड आउट कर सकते हैं द्रव घनत्व मापी से, जिसे आप हाइड्रोमीटर बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट हाइड्रोमीटर ही दे देगा, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के चलना है। अब यहाँ पे क्या है, दुग्ध, अब यहाँ पे क्या है, दुग्ध घनत्व मापी, जो दूध होता है उसका घनत्व मापी क्या होता है, कि लैक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है, जो दुग्ध का घनत्व माप तथा उसमें पानी की मिलावट का पता लगाने में काम आता है। तो लैक्टोमीटर का किसका उपयोग करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट को बहुत याद रखना, कि इंस्ट्रूमेंट को वो जनरली पूछ लेता है कि लैक्टोमीटर को, एक लैक्टोमीटर क्या एक हाइड्रोमीटर की प्रकार का ही होता है। लैक्टोमीटर की सहायता से हम किसी भी मिल्क का, दूध का जो आप घनत्व को मेजर कर सकते हैं और उसमें पानी की मिलावट को पता कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे क्या है, उत्प्लावक सेंटर, यानी कि उत्प्लावक केंद्र यानी सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होते हैं, तैरती हुई वस्तु द्वारा, यानी कि तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कि तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन हेतु मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए, यानी कि संतुलन हेतु मित केंद्र जो होता है, मेटासेंट्रिक हाइट जिसे बोलते हैं, मेटा सेंटर होता है, जिसे हम मेटा सेंटर, इंग्लिश में क्या, मित केंद्र को हम मेटा सेंटर बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। ओके, तभी आपकी बॉडी उत्प्लावक कर पाएगी। ओके, यानी कि तभी आपकी बॉडी तैरेगी। संतुलन हेतु मित केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। ओके, मेटा सेंटर जो है क्या है, जी के ऊपर होना चाहिए। मेटा सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं और गुरुत्व केंद्र को हम जी से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं कि अब हम यहाँ पे सरल वायुदाब मापी को देखेंगे। सरल वायुदाब मापी क्या होता है, तो चलते हैं। सरल वायुदाब मापी जो सिंपल बैरोमीटर जो होता है वो क्या होता है, सिंपल बैरोमीटर। ओके, तो इसका पॉइंट नीचे है, पॉइंट नीचे दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, ओके। 1 मीटर लंबी कांच की नली को उल्टा करें, उसमें पारा भर कर उसे पारा भरे हुए टब में रखा जाए तो पारा नली से नीचे को उतर जाता है और एक निश्चित ऊंचाई पर रुक जाता है। द्रव ऊंचाई वायुमंडलीय दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, क्या है, अगर आप 1 मीटर लंबी कांच की नली को उल्टा कर देते हो और उसमें पारा भरकर उसे पारा भरे हुए टब में रखा जाता है, पारा नली से नीचे उतर जाता है और एक निश्चित ऊंचाई पर रुक जाएगा। पारा जो है
नली के नीचे उतर जाएगा और एक निश्चित ऊंचाई पर रुक जाएगा। यह ऊंचाई वायुमंडलीय दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, पर लेकिन इसमें यह पॉइंट जो है, समुद्र तल पर यह ऊंचाई 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर होती है। तो यहाँ पर यह पॉइंट नोट करने का है। ओके, अब ऊपर देखते हैं मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर की सहायता से हम जो उसमें प्रेशर में जो डिफरेंस को माप सकते हैं। इससे हम क्या कहते हैं? दाबांतर को माप सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? दाबांतर मापी कहा जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में मान लो आपके 2 पॉइंट हैं ए और बी, किसी पाइप में पानी या वाटर फ्लो हो रहा है, तो आप उस पाइप में किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में आप उसमें प्रेशर डिफरेंस पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या रहेगा और इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या रहेगा। दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस को हम माप सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है क्या है? मैनोमीटर की सहायता से हम मेजर कर सकते हैं। बर्तन में भरी गैस का दाब ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। कोई भी आपका बर्तन है, जैसे सिलेंडर है, उसमें भरा जो क्या है दाब है, उससे हम क्या कर सकते हैं? इसका प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर आप पेट्रोल पंप पर गए होंगे सीएनजी डलवाने के लिए, तो अब देखा जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि सिलेंडर को कि इसका प्रेशर कितना है, राइट। तो ये यू आकार की नली होती है। ये कैसी होती है? यू आकार की नली होती है, जिसके दोनों सिरे कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से कुछ होता है पारा। अब हम देखते हैं कि 1 मीटर लंबी कांच की नली को उल्टा कर उसमें पारा भरकर उसे पारे में ये तो हमने कर रखा है, ये तो कर रखा है उसका पॉइंट। बस यही आपके 2 पॉइंट थे इसमें। मैनोमीटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? दाबांतर को माप सकते हैं, और सरल वायु दाब मापी से हम क्या कर सकते हैं? ये है आपका। और यहाँ पे आपके जो हाइड्रोमीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या ये सब टॉपिक बोल सकते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या है, आप कई चीज़ें मेजर कर सकते हो। गुरुत्व को मेजर कर सकते हो, और आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करके आप उसका किसी भी तरल का आप या किसी द्रव का आप घनत्व मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने ये अपने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, तो हमने ये कवर किए। तो इनको प्रिय दोस्तों, आप इनको नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मात्र 20 मिनट 15-20 मिनट में आप शॉर्ट में अपने अकॉर्डिंग नोट करते जाइएगा। ये इससे ज़्यादा शॉर्ट आपको मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। ये खुद में एक शॉर्ट हैं, बट यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की आपको टाइम से मिल सके। और दोस्तों, कई स्टूडेंट्स का जो आ रहा था, मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर बोर्ड पे पढ़ाइएगा। तो बोर्ड पे पढ़ाने का मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोर्ड पे भी स्टार्ट कर दूँगा। आप लोग पढ़िए तो सही, यहाँ से जब तक पढ़िए, क्योंकि मैंने देखा कमेंट बॉक्स में, सर आप बोर्ड पे पढ़ाइएगा, बोर्ड पे बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो आप। देखिए, बोर्ड पे क्या है, आपको लिमिटेड ही चीज़ें मिल पाएंगी। यहाँ मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में प्रोवाइड कर सकता हूँ, और आपको लिखना भी नहीं होगा, बट आपको लिख सकते हो वीडियो के साथ। अगर देख रहे हो तो आप, ये लेक्चर वीडियो कोई लाइव वीडियो तो है नहीं है जो कि आप नहीं लिख पाओगे। तो आप वीडियो को पॉज करके अपने छोटे छोटे नोट्स को बना लीजिए, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं आज्ञा लेना चाहूँगा,
और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कि सिविल कैरियर टेक 101 को इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। जैसे ही मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव भी आ जाया करूँगा। अभी मेरा लाइव आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। एंजॉय कीजिएगा लाइफ को, एंजॉय। कुछ समय की 4 दिन की चांदनी, फिर तो अंधेरा पाक है। कहने का मतलब मेरा कि जो क्षण जो पल मिले हुए हैं उन्हें आप अच्छे से, खुशी से, जैसे भी हो, जिस पोजीशन में हो, आप लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो धन्यवाद।